क्या होता है जब एक खूबसूरत लड़की की जिंदगी एक पल में बदल जाती है? जब समाज उसके रंग को, उसके चेहरे को, उसके दाग को उसकी पहचान बना देते हैं। ये कहानी है अनुपमा की, एक सुंदर, समझदार और सपनों से भरी लड़की की, जिसके सपने एक दिन जिंदगी के कड़वे सच से टकरा जाते हैं। सुधा मूर्ति की लिखी हुई महाश्वेता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां एक औरत अपने अंदर की ताकत को पहचानती है और समझ जाती है कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल और हिम्मत में होती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो दिल को छू जाएगी और सिखाएगी कि हर दाग के पीछे एक कहानी होती है, एक नई शुरुआत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इनसेन स्माइली और लेकर आया हूं किताब सुधा मूर्ति की लिखी हुई महाश्वेता। चलिए शुरू करते हैं। सुमन की बात में कुछ अतिशयोक्ति नहीं थी। पहली मुलाकात में ही अनुपमा आनंद में अनुरक्त हो गई थी। आनंद के बारे में वसुमती ने पहले कई बार जिक्र किया था। नाटक में प्रथम परिचय प्रणय में परिवर्तन होने के संदर्भ में भी उसने अपने आप को महाश्वेता के चरित्र में पहचाना था। अपना प्रेम एक तरफा ना हो सोचकर किसी से जिक्र नहीं किया था, यहाँ तक कि अपनी आत्मीय सुमन से भी नहीं। सुमन एक सच्ची सखी थी, श्यामल वर्ण और शर्मिला स्वभाव। सुमन एक धनाढ्य घराने की लड़की थी, अनुपमा विपरीत थी, फिर भी दोनों में एक खास आत्मीय संबंध थे। सुमन को अपनी अमीरी पर गर्व नहीं था। नाटक में पहनने के लिए अपनी बहुमूल्य साड़ी देकर बोली, अनु, तुम्हें यह साड़ी बहुत अच्छी लगती है, पहनो। अनुपमा ने पहली बार अपनी आत्मीय सहेली से जो एक बात छिपाई थी वह एक आनंद के बारे में थी। अनुपमा आनंद को बहुत चाहती थी, उम्र भी ऐसी ही थी। देहाती स्कूल मास्टर की बेटी होते हुए आनंद जैसे धनवान लड़के की चाहत गगन कुसुम छूने जैसी ही असंभव और असाध्य थी। आनंद अमीर घराने का था, विद्यावान था, सुंदर और दीप्त था। उसको चाहकर निराश होकर बाद में पछतावा ना पड़े, ये अनुपमा की सोच थी, तो वह जायज भी थी। अनुपमा सरस्वती पुत्री क्यों न हो? लक्ष्मी सरस्वती का संबंध सदैव सास बहू के संबंध जैसा ही तो होता है। सुबह उठकर अनुपमा पढ़ाई की टिप्पणी तैयार कर रही थी। पिछले दिन के नाटक से थकी हुई सुमन ने कहा, अनु, कल ही नाटक खत्म हुआ है, तुम्हें विश्राम की जरूरत नहीं है। सुमी, तुम्हारी तरह आराम कर बैठूंगी तो स्कॉलरशिप से वंचित हो जाऊंगी, तब मेरा हाल बेहाल हो जाएगा। अनु, ये एमए फाइनल है ना, इसके बाद क्या हाल होना है। सुमी, मैट्रिक परीक्षा में घोर परिश्रम से हासिल 10वीं रैंक के जरिए मिली स्कॉलरशिप के सहारे एमए फाइनल तक पहुंच गई हो। एमए का फलितांश देखकर आगे पीएचडी करना या नौकरी करना है। यह सच है कि देहाती स्कूल मास्टर शामराव जी को अनुपमा को हॉस्टल में रखकर पढ़ाने का चैतन्य ही नहीं था। जब मैट्रिक पास किया तो तब उनकी पहली पत्नी सबक्का ने कहा था, इसकी पढ़ाई बस आगे सीखेगी तो वह वर ढूंढने में भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आखिर लड़की ही तो है, ब्याह कर ससुराल जाएगी, हमें क्या फायदा। अनुपमा सौतेली माँ के अभिप्राय से घबरा गई थी। सौतेली माँ होने की वजह से अनु का अभिप्राय स्वाभाविक ही था, मगर देव ने अनुपमा का साथ दिया। ऐसा नहीं हुआ। पढ़ाई में, रूप लावण्य में, सौंदर्य में, सौजन्य में अनुपमा एक आदर्श लड़की थी। सदा मंद स्मित वदन सबसे न्यारा था। सौतेली माँ और 2 बेटियों को छोड़कर अनुपमा भिन्न थी। सौतेली बहनें थी वसुधा और नंदा। सफेद चमड़ी है, थोड़ी बहुत होशियार भी है, इसलिए गर्व है, कहकर वे अपने समाधान रहित असूया, ईर्ष्या, जलन प्रकट करती थी। वसुधा की पढ़ाई में लगन नहीं थी। नंदा घमंडी थी,
शामराव जी ने अपनी दूसरी पत्नी की कठपुतली थे। अनुपमा की सहायता करने में वे बेबस थे, किंतु भाग्य अनुपमा पर मेहरबान था। सिर्फ अपने स्कूल ही नहीं, पूरे राज्य में बोर्ड परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल कर उसने कई सम्मान और छात्रवृत्ति बटोर ली थी। कोई उदार हृदय धनवान का स्थापित किया हुआ विशेष महिला शिक्षण प्रोत्साहन विद्यार्थी वेतन अनुपमा को प्राप्त हुआ, वहीं उसकी प्रौढ़ और उच्चतर शिक्षा का सहारा बन गया। सुमन छात्रावास की सहेली थी। पिछले 4-6 साल से दोनों एक ही कमरे में रहते थे। एक दूसरे के सुख दुख में भागी होकर वे प्यार और आत्मीयता से रहती थी। अगले 3-4 महीनों में अंतिम परीक्षा न होने के पश्चात विदा होने का समय आ जाएगा। एमए परीक्षा समाप्त होते ही सुमन अपने घर जाएगी। उसके माता पिता अभी से शादी का इंतजाम करने के लिए उत्सुक थे। दूल्हा खरीदने के लिए उनके पास अपार धन संपत्ति है। एक अच्छी पत्नी, सुसंस्कृत बहू होने के सकल सद्गुण सुमन में होते हुए भी उसके लिए तिलक दहेज का प्रश्न था। सुमन रूपवती नहीं थी। वो कहती थी, अनु, मैं तुम्हारे साथ दिठोना लगती हूँ, चंद्रमा पर दाग जैसा लगती हूँ। सुमी, ऐसी बात कहकर मेरा दिल क्यों दुखाती हो, कहकर अनुपमा बात काट देती थी। मगर वास्तविकता वही थी। भटकते मन को काबू में लाकर वह एकाग्रता से पढ़ाई में व्यस्त हो गई। जब पुंडरीक मन से गायब हो गया था, पढ़ाई ही ध्येय थी। अनुपमा को छात्रावास छोड़कर आनंद अपने घर पहुंचा। आनंद की दृष्टि में अनुपमा एक सुंदर युवती, एक अच्छी अभिनेत्री है, ऐसी 2-1 बातें छोड़कर अन्य कुछ भी मालूम नहीं हुआ था। अनुपमा के रूप लावण्य से ही आनंद का दिल भरा हुआ था। अपनी होने वाली जीवन साथी का स्पष्ट रूप उसके दिलो दिमाग पर बसा हुआ था। वह दीवाना हो गया था। पति का देहांत होते ही राधिका अपने इकलौते बेटे की शादी करवाना चाहती थी। यह इच्छा मनोगत बार बार दोहराने पर भी आनंद ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। राधिका चाहती थी कि बहू रईस घराने की हो, सुंदरी हो और धनवान खानदान की हो। आनंद को रूप लावण्यवती पत्नी ही काफी थी। माँ बेटे के ये अलग अलग दृष्टिकोण मंगल कार्य में सुस्ती के कारण थे। मगर अब आनंद के हृदय में वधू का रूप निश्चित हुआ था। श्वेत वर्ण की, लंबे घुंघराले कने घाले, घने काले बालों वाली देवलोक की अप्सरा से रूप लावण्य वाली अनुपमा ही उसके हृदय के सिंहासन पर शोभित थी। उसके कुल गोत्र जात पात क्या होंगे, मेरे प्रति उसकी भावनाएं कैसी होगी, कहीं उसकी शादी किसी और से तय तो नहीं हुई है। ऐसी सोच ने आनंद को निरुत्साहित और आतंकित कर दिया। ऐसी ही मन स्थिति में आनंद धवल पुष्प लता मंडित बालकनी में आया। फूलों से सुवासित सुगंध फैली थी। धवल पुष्पों को देखते ही उसको अनुपमा की याद आ गई। अनुपमा को पहली बार अस्पताल में देखा था। सुरीला सुमधुर स्वर देसाई जी के घर में सुना था। तब श्रीनाथ वहां मौजूद था। श्रीनाथ की याद आते ही आनंद उल्लसित हो गया, क्योंकि श्रीनाथ अनुपमा को अच्छी तरह जानता था। आनंद ने टेलीफोन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। टेलीफोन पर हुई बातचीत के अनुसार श्रीनाथ कामत होटल में आनंद का इंतजार कर रहा था। आनंद नर्वस था और गंभीर स्वभाव का मितवासी, प्रेम पास में बंधा हुआ आशिक था। वो बेचैन लग रहा था। श्रीनाथ ने बड़े गौर से आनंद को देखा और कहा, क्यों डॉक्टर साहब, क्या बात है, खुद मरीज लग रहे हो। आत्मीयता से श्रीनाथ के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए आनंद ने कहा, कुछ नहीं, परसों तुमने महाश्वेता का नाटक देखा है ना? नहीं, मैं कई बार रिहर्सल देख चुका हूँ। दीदी के घर में अनुपमा अक्सर आती रहती है। अक्सर आती रहती है? हाँ, जीजाजी के दोस्त की बेटी है। कहाँ की रहने वाली है? श्रीनाथ को ऐसी ही शंका थी। तो फिर यही पार्टी की वजह है? पहले ही बतला था तो डिनर के बिना मुंह खोलने वाला नहीं था। श्रीनाथ जी भर के हंसा। भांडा फूट गया तो छिपाने का प्रयोजन क्या है? आनंद को अपनी मनीषा को प्रकट करना पड़ा। हाँ, मुझे अनुपमा के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए। क्यों, शादी करने का इरादा है? हाँ। क्या राधिका इस शादी के लिए राजी होगी? आतंकित स्वर में उसने पूछा। क्यों?
अनुपमा अपनी जाति वाली नहीं है या कुछ और खुंदक है? ऐसा कुछ नहीं, अनुपमा अपनी जाति वाली ही है, मगर गरीब खानदान की है। माँ कट्टर संप्रदायवादी है, ये आनंद अच्छी तरह जानता था, मगर समझदार श्रीकांत राधिका के कांचन मोह से वाकिफ था। माँ को ममता तो थी, किंतु उसे कांचन मोह भी था। माँ बिल्कुल नहीं मानेगी, उसको संप्रदाय के अलावा कोई भी प्रिय नहीं है, आनंद ने कहा। बेटे की मनोकामना जानकर राधिका ने मौन साधा। गत 1 साल से योग्य बहू लाने की आकांक्षा तो थी, अब बेटा अपने आप वधू चुनकर श्रीनाथ के द्वारा कहला रहा है। राधिका का मन अंदर ही अंदर दुखी हुआ। वधू ढूंढकर वधू परीक्षा के बाद सम्मति सूचित करना एक बात है, मगर वधू तय होने के बाद वधू को देखने में कोई मजा नहीं आता। किसी अनजान घराने की गरीब लड़की ने सिर्फ अपने रूप लावण्य से मेरे इकलौते बेटे का मन लुभा लिया है, इस बात ने राधिका को व्यथित कर दिया। गांव के पुराने घर के बरामदे में श्यामराव मास्टर जी को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। गांव के मुखिया पटेल आदि के बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए आते थे। आज श्यामराव जी का पढ़ाने में दिल नहीं लग रहा था। दिन में एक बार आने वाले पोस्टमैन की साइकिल की घंटी पर ध्यान था। डाक दूसरे गांव से आ पाने में कम से कम 8-10 दिन लगते थे। 2 दिनों से वे बेसब्री से डाक का इंतजार कर रहे थे। रसोई घर में स्टोव जलाने का विफल प्रयास कर चुकी वसुधा की नजर तो घड़ी पर ही टिकी हुई थी। शाबक का घड़ी घड़ी बार बार बाहर आकर पोस्टमैन आया क्या पूछ रही थी। विवाह के योग्य लड़की के माता पिता की मन स्थिति, प्रेम पत्र का इंतजार करता हुआ प्रेमी का आतंक, मरण का दुखद समाचार, इसका ख्याल न करते करते जिस के नाम से डाक है उसको निर्लिप्त भाव से बांटते जाना ही डाकिये की दिनचर्या है। मगर जो प्रतीक्षा में हो उसको तो एक पल भी युग जैसा महसूस होता है। नंदा मामूली तौर पर छोटे मोटे कामों में लगी हुई थी। पोस्टमैन वासुदेव डाक की गठरी ले आया और श्यामराव जी को संबोधित करते हुए, मास्टर जी, आज गांव की पूरी डाक आपके पास ही लेकर आ गया, कहकर अपने लाल दांत दिखाते हुए चला गया। श्यामराव जी की अपनी अपेक्षा से ज्यादा खत आए थे। सुबह में स्कूली कामकाज संभालकर दोपहर के वक्त श्यामराव जी ट्यूशन पढ़ाते थे। वेतन के रूप में आने वाली आमदनी से घर चलाना मुश्किल था। ट्यूशन के छात्र पैसे न भी दे तो भी नारियल, सब्जी, धान्य जैसी आवश्यक वस्तु के रूप में गुरु दक्षिणा पहुंचाते थे। मास्टर जी का ध्यान खतों पर केंद्रित देखकर बच्चों ने अपने आप में शोर मचाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। खत से पहुंचा संदेश मास्टर जी को गर्म कर चला। ए शिवरुद्र मलेशी, सब लोग 27 के पहाड़े 3 बार लिखो। कड़े स्वर में मास्टर जी ने आज्ञा दी। वसुधा को देखकर गए वर पक्ष से नकारात्मक जवाब ही था, मगर आगे वाला, आपकी बड़ी बेटी अनुपमा जो एमए कर रही है उसको हमारे लड़के ने देखा है और पसंद भी किया है। हम सबको अनुपमा पसंद है। आप जब जहाँ कहेंगे वहाँ हम आगे की बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने सिर्फ अपना मनोगत भाव आपको विदित कराया है, अन्यथा मत समझिएगा। वैसे तो शादी ऐसी घटना है जो स्वर्ग में पहले ही तय हुई रहती है। विधि नियम ही है, आपके अधिमत का इंतजार है। शाबक का हाथ में कुछ पकड़े ही बाहर आ गई और पूछा, यह किसका खत है? धारवाड़ से पाटिल जी का। क्या कहते हैं? और क्या वधू वसुधा नापसंद है? उस दिन तो सम्मति सूचक इशारा किया था। ये सब मामूली बातें हैं, बोलने के लिए पैसा तो नहीं लगता ना। और क्या लिखा है? वही उनको अनुपमा पसंद है। अगर हम राजी है तो बातचीत के लिए सब तैयार है। शाबक का क्रोध से लाल हो गई। अनु को हमने कब दिखाया था? कहीं आपने तो जिक्र नहीं किया था? नहीं, उसी ने कहीं देखा होगा। आपकी उर्वशी अपनी शादी तो छोड़िए, मेरी बेटियों की शादी भी नहीं होने देगी। अंदर से सुबक सुबक कर रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वसुधा स्टोव जलाना छोड़कर नतमस्तक होकर रो रही थी।
यह देखकर साबक्का का मात्र हृदय दुखी हो गया। वह असहायता और रोष से पैर पटकती अंदर चली गई। शामराव जी ने दूसरा खत खोला। हस्ताक्षर तो अपरिचित थे, इसमें क्या खबर होगी, सोचते हुए पढ़ना शुरू किया तो वह भी यही था। शामराव जी ने अचरज से दोबारा पता पढ़कर पक्का कर लिया कि वह खत उन्हीं को लिखा गया है। खत पढ़ने में मग्न मास्टर जी को देखकर एक छात्र ने पूछा, गुरुजी अब क्या लिखें? आज सब घर जाओ, कल जल्दी आ जाना, 2 दिन की पढ़ाई करवा दूंगा। तत्क्षण सब बच्चे चले गए। अपना आनंद और उद्वेग संभाला न पाते हुए शामराव जी ने साबक्का से कहा, जरा इधर आ जाना। क्या है? रसोई में काम अभी अधूरा है। मेरे बचपन के स्कूली मित्र देसाई को जानती हो ना? हाँ, वही जो बड़े डॉक्टर है, बतलाते थे। कम से कम उनसे हमारी वसुधा का रिश्ता ढूंढने की विनती कीजिए। तुम्हें रिश्ते की चिंता लगी हुई है, हर किसी से कैसे पूछूं? हाँ, घर में 3 कन्याएं बैठी है। आपकी अनुपमा को तो रिश्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वही उसको ढूंढोगे। तुम बीच में उल्टी बात मत करो। सुनो, देसाई लिख रहा है, इसका शिष्य धनी घराने वाला मरहूम कार्यकारी अभियंता गोपाल राव का इकलौता बेटा डॉक्टर है और उसका नाम आनंद है। पैसे वालों से हमारा क्या वास्ता, वो खुद कितने भी धनवान हो, हमसे भी आशा रखते हैं। हमारे वश की बात करो। लड़के ने अनुपमा को देखा है, इसलिए क्या? शाबक्का के दिल की धड़कन थम गई। इतना श्रेष्ठ रिश्ता, वह भी अनुपमा के लिए। इसलिए रिवाज के अनुसार अनुपमा की कुंडली आनंद की माताजी के पास भेज दो, ऐसी सूचना दी है। साबक्का ने चुप्पी साधी। वसुधा और नंदा खड़े कान सुन रही थी। तुम्हारा अभिमत क्या है? देखिए, मैं सौतेली माँ हूँ, मैं जो भी कहूँ उसका अपअर्थ ही निकलता है। आप उसके पिता है, जो सही समझो वही करो। स्वर्गस्थ माँ के स्थान पर तुम हो। अनु ने कभी तुम्हारी बात टाली नहीं, उल्टा जवाब नहीं दिया। तुम्हारी आज्ञा धा रखी है। अगर आनंद ने उसको पसंद किया तो इसमें अनुपमा की क्या गलती है? वैसे तो ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। अपना रंगनाथ थोड़ा काला है तो क्या हुआ, डिप्लोमा इंजीनियर है, उम्र थोड़ी ज़्यादा ही है, फिर भी 10 वर्ष का अंतर आज के ज़माने में तो कुछ भी नहीं। आप अनु को मना लीजिए। अगर रंगनाथ वसुधा के लिए हाँ कहता है तो मैं अभी शादी कर दूंगी। अंदर आईने में अपनी कुरूपता को निखरती हुई वसुधा ने अपने आप से कहा, अगर माँ हाँ कहती है तो मैं ना कहूंगी। शामराव मौन होकर भोजन के लिए बैठ गए। मौन को सम्मति सूचक समझकर साबक्का ने कहा, वर पक्ष को हम तो जानते नहीं, भारी पैमाने पर दहेज मांगा तो कहाँ से देंगे? हम चुपके से पीछे हटेंगे। कुंडली भेजने से शादी तय तो नहीं होती है। देसाई ऐसा वैसा रिश्ता क्यों कहेगा? वर पक्ष को अच्छी तरह से जानता होगा। धनी होने से क्या हुआ, अपने बस में है, जो है वही करेंगे। नहीं, हम कन्या के सिवा कुछ नहीं देंगे, बोल दीजिए। वह सब आगे की बात है। शामराव जी अनुपमा की कुंडली खोजकर जवाब लिखने में मग्न हो गए। शाम को भगवान के सामने दीप जलाते वक्त साबक्का ने मनौती मांगी कि रिश्ता टूट जाए। उधर वसुधा भी भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, किसी भी हालत में अनुपमा की शादी हो जाए ताकि मेरा रास्ता खुले। इस सब बवंडर से अनजान अनुपमा हॉस्टल में अपनी पढ़ाई में तल्लीन थी। कार्य निर्वाहक अभियंता गोपाल राव जी का खानदान बड़ा मशहूर है। इस घराने की धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य अनुवांशिक है। सैकड़ों एकड़ जमीन, खेती बाड़ी, लोहे की अलमारी में सुरक्षित अपार सोने ने इनको लक्ष्मी पुत्र बना रखा है। लक्ष्मी इनके घर में बसी हुई थी। गोपाल राव जी की धर्मपत्नी राधिका भी अमीर सम्भ्रात घराने से आई हुई थी। मैके ससुराल दोनों सम्भ्रात थे। यही कारण था कि उन्होंने कोई कष्ट कभी देखा ही नहीं। माँ बाप भाई बहन से भरे हुए घर में पत्नी राधिका को गोपाल राव जैसे अच्छे संबंध में ब्याह हुआ था।
इस वजह से उन्होंने जिंदगी में अभाव कभी महसूस ही नहीं किया था। गोरे रंग व ऊंचे कद की राधिका स्फूर्ति थी, सदा गंभीर वजनदार बदन, तीखी नजर वाली आंखों का सामना किसी को भी अधीर बना देता था। मृदुता, मार्दव उनमें नहीं था। उनका बर्ताव एक छोटी रियासत की मालकिन जैसा था। शादी के 10 वसंत बीत जाने के बाद आनंद का जन्म हुआ था। बेटे के लिए उन्होंने व्रत नियमों का पालन, अस्वस्थ वृक्ष प्रदक्षिणा की भी की थी। बेटे के पैदा होने की खुशी में बहुत बड़े पैमाने पर दान धर्म किया था। अपनी खुशी पूरे गांव को दावत देकर बांटी थी। 5 बरस के बाद बेटी का आगमन हुआ। वही गिरिजा बहुत प्यारी लड़की थी। लाडली बेटी होने की वजह से माता पिता के प्रेम छत्र में पली गिरिजा बहुत सुखी थी। आनंद पढ़ाई में आस्था रखता था, इसलिए उसकी पढ़ाई सुरक्षित चली। गिरिजा आराम से पढ़ाई चला रही थी। नामी खानदान है, रूप लावण्यवान है, भरपूर पैसा है। इसी वजह से राधिका अपनी बेटी के बारे में चिंतित नहीं थी। ऐसे सुखी संसार पर किस्मत ने अपनी वक्र दृष्टि डालकर झंझावात पैदा कर दिया। इसी काम से बंगलोर गए गोपाल राव एकाएक हृदय अटैक से स्वर्गवासी हो गए। यहाँ तक सुख चैन से श्रीमंत ठाट बाट से जिंदगी बिताने वाली राधिका को किस्मत ने पहली चोट पहुंचाई। यहाँ तक दुख क्या होता है इसका एहसास तक नहीं था। उनका सौभाग्य लुट गया। वैधव्य उनको बहुत कठिनाई से अपनाना पड़ा। राधिका आचार विचार और धार्मिक संप्रदायों पर अपार विश्वास रखती थी और श्रद्धापूर्वक उनका पालन करती थी। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। कौटुंबिक वातावरण में से उनकी जरूरत भी नहीं थी। गर्भ श्रीमंत घराना होते हुए गोपाल राव के मरने पर पैसों की भी कमी नहीं थी। भरी तिजोरी की चाबी हमेशा उन्हीं को सुपुर्द रहती थी, पर वैधव्य असह्य हो रहा था। कुल देवी महालक्ष्मी की पूजा वर्षों से बहुत शुद्ध भक्ति से मनाती आई थी। मांगल्य हरण से लक्ष्मी पूजा का हक भी खो गया। लक्ष्मी पूजा करने की हकदार बहू कहलाने का लक्ष्य उनके मन पर बड़ा बोझ बन गया था। नवयुवक आनंद माँ से खूबसूरती और ऊंचा कद, पिता से सुबुद्धि और रौनक विरासत में लेकर पैदा हुआ था। किसी भी हिसाब से वह अत्यंत योग्य वर था। उसके हाथ थामने वाली सुदेवी वधु ही लक्ष्मी निवास की भावी मालकिन बनने वाली थी। कैसी वधु ढूंढे, हर मामले में आनंद के योग्य होनी चाहिए। जोड़ी लक्ष्मी नारायण जैसी सुंदर होनी चाहिए। राधिका बहुत बेचैन थी। इसी कारण आनंद और राधिका की पसंद का मेल खाना बड़ा मुश्किल था। यह बात प्रोफेसर देसाई और वसुमती जी दोनों अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए वे आनंद को माँ का लाडला बेटा कहकर मजाक करते थे। लक्ष्मी निवास की मालकिन झूले में बैठकर गहन सोच में मग्न थी। उनके पास सचिव, सलाहकार, पुरोहित, नारायणाचार्य उनकी आज्ञा का इंतजार करते हुए गंभीर मुद्रा में बैठे थे। नारायणाचार्य ने पूछा, माँ जी अब क्या करें? नारायण, कुंडली असल में मिलती है या नहीं? लड़की की कुंडली कैसी है? 36 अंक मेल खाते हैं। ऐसा मेल जोल अपूर्व है। उत्कृष्ट कुंडली है। लड़की भाग्यवती है। संतान योग कैसा है? हमारे खानदान में इकलौता बेटा है। सिर्फ पुत्र संतान का योग है। राधिका झंझट में पड़ गई। यहाँ तक आए हुए रिश्तों को उनकी गरीबी अमीरी के तराजू में तोलकर कुंडली मिली नहीं कहकर टाल देते थे। नारायणाचार्य मालकिन के मनोगत भाव के जानकार थे और अपनी सलाह सोच समझ कर देते थे। धनवान घराने के आनंद के लिए कई कन्याओं के माता पिता रिश्ता लेकर आए थे। उसके साथ राधिका की मांगे भी बहुत थी। लड़की सत्कुल प्रसूत होनी चाहिए, अप्सरा जैसी सुंदर होनी चाहिए, सद्वाक होनी चाहिए, धनवान घराने से होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। आनंद में क्या कमी है? देखने में मदन जैसा सुंदर है, धनवान है, डॉक्टर है, मगर अब समस्या अनुपमा है। आनंद की बहन गिरिजा MA प्रथम में पढ़ रही थी। अनुपमा के अनुपम सौंदर्य की वह सराहना करती थी। अनुपमा को देखकर आनंद पसंद कर चुका है, यह बात श्रीनाथ द्वारा पता चल गई थी। तो कुंडली का नाटक किस तरफ घुमाऊं? राधिका सोचने लगी।
गरीब स्कूल मास्टर की बेटी है इसलिए नकारे, या लड़की को बहू बनाकर लोगों में अपना बड़प्पन प्रदर्शित करके वाह वाह कहलवाए। आनंद की मनचाही बहू लाए। उनको सबसे जटिल निर्णय लेना था। मैं मना कर दूं और आनंद ने जिद की तो क्या होगा। राधिका समाज में अपनी बदनामी भी नहीं चाहती थी। लड़की सम्भ्रात घराने की नहीं है, यही एक आंच है। गरीब घर की लड़की आज्ञा धारक होगी और मेरे इशारे पर नाचेगी तथा आभार मानती हुई काबू में रहेगी। शीघ्र ही आनंद इंग्लैंड जाने वाला है। अविवाहित ही वहां गया और वहां से गोरी विलायती मेम साहब को ब्याह कर लाया तो और भी हास्यास्पद स्थिति होगी। ये सोचकर राधिका कांप उठी, पसीना छूटने लगा। पूजा पाठ वाले शुद्ध आस्थावान घर में विलायती बहू ये नामुमकिन है। जिस घर में धर्म गुरु जी का अक्सर आना जाना हो, व्रत नियम त्योहार चलता हो, यह बदनामी का कारण होगा। ऐसी स्थिति में विलायती बहू से बेहतर देसी ही 100 गुना अच्छी है, चाहे वह गरीब ही क्यों ना हो। आनंद ने भी लड़की पसंद की है। शादी को मैं खुद मुक्त मन से सहमति दे दूं तो वह भी बेहद खुश हो जाएगा और मेरे प्रति ज्यादा प्रेम विश्वास प्रकट करेगा। बिरादरी में अपना सम्मान भी बचा रहेगा। राधिका ने नारायणाचार्य से कहा, वधू के पिता को सूचित कर दो कि हमें लड़की पसंद है। शुभ दिन ढूंढकर लड़की को यहाँ लाकर दिखाना, जरूरत पड़े तो सुंदर तुरंत शादी को भी तैयार रहना। अंदर बैठी हुई गिरजा ने सोचा कि अब कौन अनुपमा को मेरी भाभी होने से रोक सकता है। अनुपमा को इस घटना के संबंध में पता तक नहीं था। वह एमए फाइनल की तैयारी में श्रद्धापूर्वक तल्लीन थी। अचानक छात्रावास में प्रत्यक्ष हुए पिताजी को देखकर अनुपमा चकित रह गई। वजह सुनकर और भी अचरज हुआ। पिताजी, शादी अभी क्यों? एमए कर नौकरी करूंगी, आपको भी कुछ ऐसी राहत मिलेगी। तुम पागल तो नहीं हो? दिन में लालटेन लगाकर ढूंढे तो भी ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। तुम्हारी पढ़ाई का बोझ भी मैंने नहीं उठाया। स्वयं की मेधा से हासिल की हुई स्कॉलरशिप ने ही तुम्हारा साथ दिया, उसी में से बचत भी की। अब वर मान रहा है तो तुम नकारो मत। ऐसा सौभाग्य बहुत मुश्किल से प्राप्त होगा। पिताजी वे बड़े धनवान है, हम शादी का खर्च नहीं झेल पाएंगे। और वसुधा एवं नंदा की भी तो शादी होनी है, उनका बीड़ा कैसे पार लगेगा? आप कर्ज ले तो उसे वापस कौन करेगा? एमए के इम्तिहान के लिए सिर्फ 2 महीने ही बाकी है। अनु, वे हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी योग्यता के अनुसार जो होगा हम दे देंगे। वसुधा नंदा विद्यावती नहीं है, उनका बाद में देखा जाएगा। मैं कर्ज नहीं उठाऊंगा। ससुराल जाकर एमए पूरा करना। लड़के को तो देखा है ना कैसा है। अनुपमा कुछ नहीं बोली, सर झुका लिया। भला मदन रूपी आनंद का गुणगान वर्णन अपने पिता के सामने कैसे करेगी? वह शर्मा गई। दोनों पक्षों के अभिन्न देसाई जी के वर्ग घर में वधु निरीक्षण का नाटक होगा। अनुपमा के नापसंद होने की संभावना ही नहीं है। तो दोस्तों, ये था भाग 2 महाश्वेता सुधा मूर्ति की लिखी किताब का। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक कहानियाँ सुनते रहिए, कहानियाँ जीते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।